हेडिंग डालिए इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स। देखिए, कोई भी बिजनेस जब करना होता है तो वो बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। कोई भी बिजनेस जब आप करोगे तो वो बिजनेस करने के लिए आपको पैसों की जरूरत होती है, मतलब कैश की जरूरत होती है, मतलब फंड की जरूरत होती है। बराबर। विदाउट फंड, विदाउट पैसों से आप कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक। अब जब कोई इंडिविजुअल अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कहा जाता है सोल ट्रेडर। उस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहा जाता है? सोल ट्रेडर। मतलब वहां एक सिंगल व्यक्ति क्या करता है? बिजनेस करता है। ठीक। कोई भी बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत होती है। विदाउट कैपिटल, विदाउट फंड, विदाउट कैश आप बिजनेस नहीं कर सकते। ठीक। मान लेते हैं कि किसी इंडिविजुअल ने यह सोचा कि मुझे अब बिजनेस करना है, तो वो इंडिविजुअल बिजनेस डालेगा। उस बिजनेस को कहेंगे सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहेंगे? सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। सोल ट्रेडिंग मतलब एक सिंगल व्यक्ति है जो बिजनेस कर रहा है। तो ये जो सिंगल व्यक्ति है, मतलब ये जो इंडिविजुअल है, वो इंडिविजुअल क्या करेगा? उस बिजनेस में पैसा लगाएगा। वो इंडिविजुअल क्या करेगा? उस बिजनेस में पैसा लगाएगा, जिसे कहा जाता है कैपिटल। उसे क्या कहेंगे? कैपिटल। ये इंडिविजुअल को क्या करना पड़ेगा? इस बिजनेस में पैसा डालना पड़ेगा। इस बिजनेस में क्या करेगा? वो पैसा लगाएगा, उसे कहा जाता है कैपिटल। ठीक। अब मान लेते हैं कि दो या उससे ज्यादा इंडिविजुअल्स है, जिसे हम कहेंगे पार्टनर। वो जो पार्टनर्स है, वो पार्टनर्स ने क्या किया? बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक। दो पार्टनर है, ये दो पार्टनर है। ये है राम और ये है श्याम। ये राम श्याम ने ये सोचा कि हम दोनों क्या करते हैं? बिजनेस स्टार्ट करते हैं, और हम क्या करेंगे? पार्टनरशिप एक्ट के तहत रजिस्टर्ड करेंगे। पार्टनरशिप एक्ट के तहत क्या करेंगे? रजिस्टर्ड करेंगे, और हमारा जो बिजनेस रहेगा उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। पार्टनरशिप फर्म कहेंगे। तो इस पार्टनरशिप फर्म में ये जो पार्टनर है राम और ये जो पार्टनर है श्याम, ये दोनों क्या करेंगे? पैसा लगाएंगे। उसे कहा जाएगा पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल। उसे क्या कहेंगे? पार्टनर्स कैपिटल। क्योंकि उस बिजनेस में दो लोग क्या कर रहे हैं? पैसा लगा रहे हैं। तो ये हो गई पार्टनरशिप फर्म। ठीक। तो बिजनेस में, बिजनेस करते समय बिजनेस के जो ओनर है, वो ओनर क्या करेंगे? बिजनेस में पैसा लगाएंगे। सोल ट्रेडिंग कंसर्न के केस में जो इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब सोल व्यक्ति जो है, वो खुद क्या करेगा? बिजनेस में पैसा लगाएगा। उसे कहा जाएगा कैपिटल। पार्टनर से भी सोचते हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो उसे कहा जाएगा पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म। उसमें जो पार्टनर्स है, वो पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा? उस बिजनेस में पैसा लगाना पड़ेगा। उसे कहा जाता है पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं। बराबर। लेकिन
जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, ये समझा ना सबको? जब कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तो उस कंपनी में कोई एक बंदा पैसे नहीं लगाता है, कोई एक इंडिविजुअल पैसे नहीं लगाता है। कंपनी क्या करती है? कंपनी मार्केट में शेयर्स इश्यू करती है। कंपनी क्या करती है? मार्केट में शेयर्स इश्यू करती है। मतलब आपने कंपनी फॉर्म की, वो कंपनी अपना बिजनेस करेगी। जैसे कि रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी क्या करती है? बिजनेस करती है। तो रिलायंस कंपनी को बिजनेस करने के लिए पैसों की जरूरत है ना, तो वो कंपनी क्या करती है? मार्केट में, ये कंपनी मार्केट में शेयर्स इश्यू करती है। क्या करती है? शेयर इश्यू करती है। और शेयर्स इश्यू, शेयर्स मतलब क्या? शेयर्स मतलब हिस्सा। कंपनी का कुछ हिस्सा क्या किया जाता है? मार्केट में इश्यू किया जाता है, और जिनको शेयर देते हैं उनसे पैसे लिए जाते हैं। तो उसे कहा जाता है शेयर कैपिटल। उसे क्या कहते हैं? शेयर कैपिटल। मतलब शेयर्स इश्यू करके जो कैपिटल मिला, जो पैसा मिला, उसे कहा जाता है शेयर कैपिटल। ठीक। अब जैसे सोल ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में इंडिविजुअल ने पैसा लगाया, बराबर, तो उस बिजनेस का मालिक वो इंडिविजुअल हो गया। पार्टनरशिप फर्म में जितने पार्टनर्स होंगे वो पार्टनर्स ने पैसा लगाया, तो पार्टनर्स उस बिजनेस के मालिक हो गए, मतलब वो हो गया पार्टनर्स कैपिटल, और वो पार्टनर्स उस बिजनेस के ओनर हो गए। वैसे ही कंपनी में जो शेयर खरीदता है, जो शेयर खरीदता है वो शेयर होल्डर कहलाया जाता है, और शेयर होल्डर ये बिजनेस का ओनर होता है। शेयर होल्डर ये बिजनेस का ओनर होता है, बराबर। तो शेयर होल्डर इज द ओनर ऑफ द बिजनेस। ठीक। तो कंपनी क्या करेगी? कंपनी शेयर्स इश्यू करेगी। कंपनी शेयर्स इश्यू करेगी, तो वो शेयर्स इश्यू करते समय उसकी जो अकाउंटिंग है, उसकी जो अकाउंटिंग है, वो अकाउंटिंग हमें पढ़नी है। समझ में आया आपको? ठीक। अब देखिए, एक शेयर की फेस वैल्यू यदि 10 रुपया है, एक शेयर की फेस वैल्यू यदि 10 रुपया है, और आप उसको इशू भी कर रहे हो 10 रुपए में, मतलब 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर यदि आप 10 रुपए में ही इशू कर रहे हो, तो उसे कहा जाता है इशूड एट पार। इशूड एट पार। 10 रुपए का शेयर यदि आप 10 रुपए में ही इशू कर रहे हो, तो उसे कहा जाएगा इशूड एट पार। 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर यदि आप 12 रुपए में इशू कर रहे हो, 10 रुपए फेस वैल्यू का शेयर यदि आप 12 रुपए में इशू कर रहे हो, तो उसे कहा जाएगा इशूड एट प्रीमियम। इशूड एट प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर यदि आप 12 रुपए में इशू कर रहे हो, तो उसे कहा जाएगा इशूड एट प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर यदि आप 9 रुपए में इशू कर रहे हो, 10 रुपए का शेयर यदि आप 9 रुपए में इशू कर रहे हो, तो उसे कहा जाता है इशूड एट डिस्काउंट। उसे कहा जाता है इशूड एट डिस्काउंट। 10 रुपए का शेयर 10 रुपए में इशू किया तो इशूड एट पार। 10 रुपए का शेयर 12 रुपए में इशू किया तो इशूड एट प्रीमियम। 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में इशू किया तो उसे कहेंगे इशूड एट डिस्काउंट। समझा है? ये लिख लो पहले कॉपी में, आप लिख लीजिए सब लोग। ठीक। अब देखिए, अब हम मान लेते हैं कि 10 रुपए का शेयर हम 10 रुपए में ही क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं।
बराबर। 10 रुपए का शेयर सर्टिफिकेट, एक शेयर हम 10 रुपए में ही क्या कर रहे हैं, पब्लिक को दे रहे हैं। तो पब्लिक से हम 10 रुपया लेंगे, पब्लिक से हम क्या करेंगे, 10 रुपया लेंगे। अब ये जो 10 रुपया है, ये 10 रुपया एक साथ नहीं लिया जाता, ये 10 रुपए के 3 हिस्से होते हैं, कभी 2 हिस्से होते हैं या कभी 4 हिस्से होते हैं, ये कंपनी डिसाइड करेगी। तो इसमें से मान लेते हैं कि 3 रुपया हम एप्लीकेशन के समय लेंगे, एप्लीकेशन के समय 3 रुपया, ठीक। 3 रुपया जब शेयर अलॉट होगा उस समय, तो अलॉटमेंट के समय 3 रुपया, अलॉटमेंट के समय 3 रुपया। 2 रुपया हम फर्स्ट कॉल के समय ले रहे हैं और 2 रुपया हम सेकेंड कॉल के समय ले रहे हैं। ऐसा 3 और 3 6, 6 2 8, 8 और 2 10 रुपए क्या किए जाएंगे, लिए जाएंगे। मतलब जो आपकी इश्यू प्राइस होती है, जो आपकी इश्यू प्राइस होती है, वो इश्यू प्राइस एक साथ नहीं ली जाएगी, वो कभी एक साथ भी मतलब इंस्टॉलमेंट्स में क्या की जाएगी, ली जाएगी। हो सकता है कि कंपनी ने ये डिसाइड किया कि ये 10 रुपया हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा एप्लीकेशन के समय ले लेते हैं, तो पूरा का पूरा 10 रुपया एप्लीकेशन के समय लिया जाएगा। कंपनी ने ये डिसाइड किया कि ये जो 10 रुपया है, ये जो इश्यू प्राइस है, वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में ही ले लेते हैं, तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में ही ले लेंगे। यदि किसी कंपनी ने डिसाइड किया कि नहीं एप्लीकेशन में कुछ लेंगे, अलॉटमेंट में कुछ लेंगे, फर्स्ट कॉल के समय कुछ लेंगे, तो उस तरीके से लिया जाएगा। ये कंपनी डिसाइड करेगी कि वो जो इश्यू प्राइस है वो किस तरीके से ली जाए, ठीक है, ये समझा। अब अकाउंटिंग में क्या करना है, अकाउंटिंग में हमें इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है, अकाउंटिंग में हमें इसकी जर्नल एंट्रीज पास करनी है। हर एक स्टेज की 2 एंट्री पास होगी, हर एक स्टेज की 2 क्या होगी, जर्नल एंट्री पास होगी। एप्लीकेशन की 2 जर्नल एंट्री, अलॉटमेंट के समय 2 जर्नल एंट्री, फर्स्ट कॉल के समय 2 जर्नल एंट्री, सेकेंड कॉल के समय 2 जर्नल एंट्री। एप्लीकेशन के समय पहली एंट्री जो रहती है वो रिसीव्ड की रहेगी और दूसरी एंट्री ये कन्वर्शन की रहेगी। कन्वर्शन बोलो या उसको ड्यू भी बोल सकते हो, लेकिन फर्स्ट कॉल के समय पहली एंट्री कन्वर्शन की मतलब ड्यू की और दूसरी एंट्री आएगी रिसीव्ड की। फर्स्ट कॉल के समय भी पहली एंट्री कन्वर्शन की मतलब ड्यू की और दूसरी एंट्री रिसीव्ड की। सेकेंड कॉल के समय भी पहली एंट्री कन्वर्शन ड्यू, दूसरी एंट्री रिसीव्ड की। तो सिर्फ एप्लीकेशन के समय जो है वो पहली एंट्री रिसीव्ड की, दूसरी एंट्री कन्वर्शन की। अलॉटमेंट के समय पहले कन्वर्शन ड्यू, बाद में फर्स्ट कॉल कन्वर्शन ड्यू, सेकंड कॉल कन्वर्शन ड्यू। सिर्फ ये याद रखिएगा, एप्लीकेशन के समय पहले रिसीव्ड और फिर कन्वर्शन। बाकी सारे स्टेजेस में पहले कन्वर्शन फिर रिसीव्ड, मतलब ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड, ड्यू रिसीव्ड। ठीक है, ये समझा, इसको भी लिख लीजिए। ये सारी चीजें अकाउंटिंग करते समय इंपॉर्टेंट है, इसलिए लिख लीजिए सब लोग। ठीक, अब कंपनी मान लेते हैं कि 10,000 शेयर्स इश्यू करना चाहती है, 10,000 शेयर्स एट द रेट 10 ईच।
अब शेयर की फेस वैल्यू 10 भी रह सकती है, 100 भी रह सकती है, 50 भी रह सकती है, 40 भी रह सकती है। फेस वैल्यू कुछ भी रह सकती है। 10,000 शेयर्स कंपनी इशू करना चाहती है। अब मान लेते कि मेरी कंपनी है, मैं मार्केट में 10,000 शेयर्स इशू करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? 10,000 शेयर्स इशू करने के लिए पहले प्रॉस्पेक्टस इशू करूंगा। क्या इशू करूंगा? प्रॉस्पेक्टस इशू करूंगा। ठीक, प्रॉस्पेक्टस इशू करूंगा मतलब मैं पब्लिक को शेयर्स खरीदने की ऑफर दूंगा। शेयर्स खरीदने की ऑफर दूंगा। तो प्रॉस्पेक्टस इज द ऑफर डॉक्यूमेंट। प्रॉस्पेक्टस इज द ऑफर डॉक्यूमेंट। जैसे आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो आप कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस खरीदते हो। उसमें कॉलेज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन होती है। कॉलेज का विजन क्या है, कॉलेज का मिशन क्या है, कॉलेज के कौन कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, कौन कौन ट्रस्टीज है, कॉलेज का प्रिंसिपल कौन है, कॉलेज में टीचर्स कौन है, कॉलेज में क्या क्या एक्टिविटीज होती है, ये सबकी इंफॉर्मेशन होती है। कॉलेज के क्या क्या कोड ऑफ कंडक्ट है, ये सारी इंफॉर्मेशन होती है। और आखिरी में एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है, मतलब वो फॉर्म भर के आप कॉलेज में क्या करते हो? एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो। वैसा ही शेयर्स का है। तो शेयर्स के लिए आपको पहले प्रॉस्पेक्टस लेना पड़ेगा। उस प्रॉस्पेक्टस में सारी कंपनी की डिटेल्स होंगी। कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, कंपनी का चार्टर्ड अकाउंटेंट कौन है, कंपनी का लीगल एडवाइजर कौन है, कंपनी का सेक्रेटरी कौन है, बराबर, कंपनी का चेयरमैन कौन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन लोग हैं, कितने लोग हैं। ठीक, फिर उसके साथ वहां ऑडिटर्स की रिपोर्ट रहेगी, डायरेक्टर्स की रिपोर्ट रहेगी, उसके बाद उनके एनुअल स्टेटमेंट रहेंगे, मतलब उनके पिछले 2 साल या 3 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहां रहेंगे। उसको आपको स्टडी करना पड़ेगा। और स्टडी करने के बाद फिर आपको लगता है कि यहां पैसा इन्वेस्ट करना सही है, तो फिर आप क्या करोगे? शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे। तो एप्लीकेशन फॉर्म आप क्या करोगे? फिल करके सबमिट करोगे। ठीक, अब मान लेते हैं कि मैं 10,000 शेयर्स इशू करना चाहता हूं और मेरे पास जो एप्लीकेशन भी आई, आप सब लोगों ने एप्लीकेशन की, वो एप्लीकेशन भी आई 10,000 शेयर्स की। इशू करना चाहता हूं 10,000 शेयर्स, एप्लीकेशंस भी कितने की आई? 10,000 शेयर्स की ही आई। तो उसे कहा जाता है फुल्ली सब्सक्राइब्ड। उसे क्या कहा जाता है? फुल्ली सब्सक्राइब्ड। मतलब शेयर्स क्या होने वाले हैं? पूरे के पूरे सब्सक्राइब्ड होने वाले हैं। मतलब जितने मैं इशू करना चाहता हूं उतने ही शेयर्स पब्लिक खरीदना चाहती है। ठीक, लेकिन हमेशा ही ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। मान लेते कि मैंने 10,000 शेयर्स इशू करने के लिए निकाले और मेरे पास एप्लीकेशन 8,000 ही आई या 7,000 ही आई। मैं 10,000 शेयर इशू करना चाहता हूं लेकिन मेरे पास एप्लीकेशन जो आई वो 7,000 आई या 8,000 आई, तो उसे कहा जाता है अंडर सब्सक्राइब्ड। उसे क्या कहा जाता है? अंडर सब्सक्राइब्ड। ठीक, अब ऐसा भी तो हो सकता है ना सर कि 10,000 के लिए एप्लीकेशन 12,000 आई, 10,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आई। हो सकता है 12,000 एप्लीकेशन आई, हो सकता है 15,000 एप्लीकेशन आई, तो उसे कहा जाता है ओवर सब्सक्राइब्ड। उसे क्या कहा जाता है? ओवर सब्सक्राइब्ड। मतलब एप्लीकेशन जितनी है उससे, मतलब जितने शेयर्स कंपनी इश्यू करना चाहती है उससे ज्यादा एप्लीकेशंस आई, उसे कहा जाता है ओवर सब्सक्राइब्ड। फुल्ली सब्सक्राइब्ड में कोई दिक्कत नहीं, अंडर सब्सक्राइब्ड में तो दिक्कत ही नहीं। दिक्कत कहां जाती है सर? दिक्कत जाती है ओवर सब्सक्राइब्ड में। कहां दिक्कत जाती है? ओवर सब्सक्राइब्ड में।
जब हमारी तरफ से सप्लाई रहने वाला है 10,000 का और पब्लिक से जो डिमांड आई वो आई 12,000 की, 15,000 की या 20,000 की। सबकी जरूरत तो पूरी नहीं कर सकते ना। मान लेते कि 12,000 एप्लीकेशंस आई, मतलब वो हो गया ओवर सब्सक्राइब्ड, लेकिन मैं तो 10,000 शेयर से इश्यू करना चाहता हूं। तो फिर ऐसे समय में क्या करूंगा, एक्सेस, मेरे पास दो ऑप्शन है, एक्सेस जो एप्लीकेशंस आई है 2000 उसको रिजेक्ट कर दूंगा, ये पहला ऑप्शन। एक्सेस जो एप्लीकेशंस आई उस एप्लीकेशंस को क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, मतलब उनका पैसा उनको वापस कर देंगे। और जो 10,000 एप्लीकेशन एक्सेप्ट की उनको 10,000 शेयर्स देंगे। ये पहला तरीका हुआ। दूसरा तरीका यह है कि प्रोपोर्शनेट शेयर देंगे। दूसरा तरीका यह है कि प्रोपोर्शनेट शेयर देंगे, मतलब 12,000 एप्लीकेशंस आई तो 12,000 के बदले में 10,000 का अलॉटमेंट करना है, तो रेशियो निकलेगा 12:10, दैट इज 6:5, 6:5 है ना। ये 3-0 पहले चले गए, 12 और 10 बच गए, ये दोनों भी 2 से डिविजिबल है, तो 2 6 12, 2 5 10, तो 6:5 ये रेशियो है। मतलब जो अप्लाई करेगा 6 के लिए मैं उसको अलॉट करूंगा 5 शेयर, जो 6 मांगेगा उसको कहूंगा कि भाई तू 5 शेयर ले ले, जो 12 मांगेगा उसको 10 दूंगा, जो 120 मांगेगा उसको 100 दूंगा। तो ये हो गया प्रोराटा अलॉटमेंट, मतलब प्रोपोर्शनेट अलॉटमेंट। ये कब, ये नौबत तब आएगी जब ओवर सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अब यहां जर्नल एंट्रीज पढ़नी है। सिचुएशन क्या क्या हो सकती है, शेयर इशूड एट पार हो सकता है, शेयर इशूड एट प्रीमियम हो सकता है, शेयर इशूड एट डिस्काउंट हो सकता है। बराबर, शेयर इशूड एट पार होगा, शेयर इशूड एट प्रीमियम होगा, शेयर इशूड एट डिस्काउंट होगा। कभी फुल्ली सब्सक्राइब्ड हो सकता है, कभी अंडर सब्सक्राइब्ड भी हो सकता है, कभी ओवर सब्सक्राइब्ड भी हो सकता है। ठीक है, ऐसी सारी अलग अलग सिचुएशंस रहेगी। वो सिचुएशन को बेस हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, आज मैंने आपको पूरा थियोरेटिकल पार्ट एक्सप्लेन किया है। आज हम यहां रुकेंगे। नेक्स्ट क्लास में, आज का सेशन मैंने शॉर्ट लिया है थोड़ा, नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, आगे कंटिन्यू करेंगे, मतलब क्वेश्चंस क्या करेंगे, अलग अलग सिचुएशन के अनुसार हम क्वेश्चंस सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।